गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारे जो RS प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी और इस टेस्ट सीरीज में जो आज का हमारा टेस्ट है वो है 31 नंबर। इससे पहले हमने जो 30 टेस्ट कर लिए हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ये टेस्ट सीरीज है हमारी, ये हमारे पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेगी। अगर हम बात करें तो सिलेबस में इस टेस्ट सीरीज में हम उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आए, और साथ में जो हमारा टारगेट है 100+ नंबर लाने वाला वो हमारा जल्दी ही पूरा हो। तो इसके लिए हम उन टॉपिक्स को, जैसे कि हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, तो हम आर्ट एंड कल्चर के उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे आपकी चित्रकला हो गई, आपका साहित्य हो गया, राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषाएं बोलियां हो गई, आपका पर्यटन टॉपिक हो गया, इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। दूसरा, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से हम हमारी जो आधुनिक राजस्थान की हिस्ट्री है उसको अच्छे से कवर करेंगे। क्वेश्चंस आपको पूरे सिलेबस के मिलेंगे, पूरा सिलेबस है आपका कवर किया जा रहा है, लेकिन जो हमारा ज़्यादा फोकस होगा वो होगा हमारे 100+ मार्क्स पर। अब जैसे हम बात करें इंडिया का पढ़ते हैं, तो अभी जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए इंडिया का पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो ये कि टाइम कम है और उन्हें थोड़ा टाइम तो समझने में लगता है। इसलिए आपके लिए टेस्ट सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इनके क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद है वो आपको जो मेन टॉपिक होंगे वो अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे हाँ ये तो हमने उस क्लास में पढ़ा था, ऐसे ऐसे होगा, तो ये आपको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। जैसे इंडिया हिस्ट्री है, इंडिया का आपका आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपके ये हम ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। बाकी आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। आज के अगर हमारे टेस्ट की बात करें, 31 टेस्ट है, इसमें हमारे क्वेश्चन हैं वो आपकी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन रहेंगे और साथ में हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस टेस्ट की, इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाई जाती है। आपको कोई भी क्वेरी होती है, चाहे अगर क्लास की कोई क्वेरी होती है तो आप उस क्लास के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर और कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़े, आज का हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और हमारे टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। हमें इनमें से सही कथन है उसको चुनना है और हमारा राइट आंसर है वो क्लिक करना है। इसमें जो फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो आपने देखा होगा, जो अल्ट्रासाउंड स्कैनर होते हैं, यानी पराध्वनि संसूचक यंत्र अल्ट्रासाउंड स्कैनर, इनका यूज करके है वो मानव शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उनका प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। जो ये वाली तकनीक होती है, इसमें जो पराध्वनि तरंगे होती हैं, शरीर के अंदर जो टिश्यू होती है यानी उत्तक होती है, इन उत्तकों में गमन करती है, इनमें चलती है तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती है जहाँ जो टिश्यू होता है उसका घनत्व में परिवर्तन होता है, उसके घनत्व में परिवर्तन होता है। तो आप ध्यान रखना है कि जो पराध्वनि तरंगे होती है शरीर के टिश्यू में गमन करती है, और इन जो ये परिवर्तन होता है और जो ये परावर्तित तरंगे होती हैं, इन परावर्तित तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके जो अंग का प्रतिबिंब है वो प्राप्त किया जाता है। ये जो पराध्वनि संसूचक होते हैं, स्कैनर होते हैं, शरीर की जैसे असमानताएं हो गई, जैसे कोई पित्ताशय हो गया, गुर्दा हो गया, तो इनमें जो पथरी होती है, स्टोन होते हैं, उनका पता लगाने के लिए, और हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनमें कोई भी ट्यूमर हो गई उसका पता लगाने के लिए, तो इनका पता लगाने के लिए इनका यूज किया जाता है। और जो ये तकनीक है ये अल्ट्रासोनोग्राफी, फिर इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, इसका यूज है किसके लिए, जो गर्भकाल में जो भ्रूण होता है उनकी जांच, जन्मजात उसमें दोष होते हैं, दोषों की वृद्धि होती है, तो उनका पता लगाने के लिए, उन वृद्धि की अनियमितताओं को जानने के लिए, पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन, जो आपका कथन A
और बी है दोनों सत्य दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। घरेलू अपमार्जक भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जल प्रदूषण की जांच उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर की जाती है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने हेतु उसमें रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। हरित मफलर ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक है। हमें चुनना है इसमें से असत्य कथन। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अगर हमें इनमें से और कोई, जैसे हमें घरेलू अपमार्जक, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के बारे में इतना नहीं पता होता, लेकिन जिसमें जो असत्य दिया हुआ है वो हम सभी जानते हैं, तो इसमें असत्य पूछा था और हम सीधा राइट क्लिक कर देते ऑप्शन है थर्ड में। कैसे कि मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने में रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है। नहीं, इसमें मिट्टी की क्षारीयता के लिए तो जिप्सम का यूज किया जाता है, और जो मिट्टी की अम्लीयता होती है उसको दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, रॉक फॉस्फेट यूज किया जाता है। तो आपके ये दो चीजें याद रखना कि क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम और अम्लीयता दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है। राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो गया। अब हम कुछ इसके जो अलग ऑप्शन है उन पे चर्चा कर लेते हैं। घरेलू अपमार्जक भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, बिल्कुल सही दे रखा है। जल प्रदूषण है वो मानव जनित भी होता है और जो प्राकृतिक कारणों से भी होता है, प्राकृतिक कारणों से। ठीक है, अपमार्जक होते हैं वो जे अनवीनीकरण होते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जल प्रदूषण की जांच उसमें घुली हुई ऑक्सीजन के मात्रा के आधार पर की जाती है, तो बिल्कुल सही दे रखा है। यदि हम देखें कि ऑक्सीजन की मात्रा है वो 8 mg पर लीटर, mg पर लीटर से कम होगी, इससे कम होगी तो वो जल है वो प्रदूषित होगा। तो ये बात इन्होंने सही बोली है कि जांच है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर की जाती है। अगला है हरित मफलर ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक है। अब ये हरित मफलर क्या होता है? हरित मफलर उसे कहते हैं जब पेड़ पौधे होते हैं ये ध्वनि को अवशोषक करते हैं, ध्वनि को अवशोषित करते हैं, यानी पेड़ पौधे हैं वो ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सड़क मार्ग होते हैं, सड़क या रेल मार्ग, सड़क मार्गों पर आपने देखा होगा कि उसके दोनों तरफ में है वो वृक्षारोपण किया जाता है, सघन रूप से वृक्षारोपण है वो किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? ताकि जो अपने सड़कों पे जो जितना प्रदूषण होता है या फिर जितना शोर होता है उनको अवशोषित करके वो शोर कम हो सके, इसलिए तो ये जो वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण किया जाता है उसे ही हरित मफलर कहते हैं। इसलिए हरित मफलर का संबंध है वो ध्वनि प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक है। तो हमारा राइट आंसर तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड हो गया। और आई होप आपको ये चारों के चारों ऑप्शन है अच्छे से समझ आ गए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंदन स्मॉग तथा लॉस एंजल्स स्मॉग क्रमशः 1952 व 1946 में देखा गया। लंदन स्मॉग ऑक्सीकारक प्रकृति का था और लॉस एंजल्स स्मॉग अपचायक प्रकृति का था। इसमें से हमें असत्य कथन है वो चुनना है। अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें स्मॉग का पता होना चाहिए। लंदन और लॉस एंजल्स का स्मॉग तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉग क्या होता है। जब धुआं और कोहरा, धुएं वह कोहरे का जो मिश्रण होता है, कोहरे का मिश्रण होता है, तो धुएं में जो उपस्थित कण होते हैं वो पृथ्वी की सतह के पास जो हवा होती है उसमें तैरते रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। तो धुएं व कोहरे का मिश्रण होता है तो वो क्या होता है, ये कहलाता है स्मॉग कहलाता है। अब इसके लंदन स्मॉग और लॉस एंजल्स स्मॉग की बात करें तो लंदन स्मॉग है वो 1952 में और जो लॉस एंजल्स स्मॉग है वो 1946 में देखा गया था। ये पहला कथन है वो बिल्कुल सही दे रखा है। अगला जो लंदन स्मॉग है वो अपचायक प्रकृति का, यानी कि रिड्यूसिंग प्रकृति का ये होता है। लंदन स्मॉग है वो अपचायक प्रकृति का होता है। इसके अंदर जो लंदन आपका स्मॉग है, जो इसमें क्या हुआ था कि वातावरण में सल्फर युक्त गैसों की अधिकता देखी गई थी, गैसों की अधिकता है वो पाई गई थी, किसकी? सल्फर युक्त की। और जो आपका लॉस एंजल्स स्मॉग है वो आपकी ऑक्सीकारक प्रकृति का था और इसमें है वो क्या देखा गया था, वातावरण में नाइट्रोजन युक्त गैस या कणों की अधिकता पाई गई थी। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो कि 1952 और 1946 में देखे गए। लंदन स्मॉग है वो अपचायक प्रकृति का, सल्फर गैसों की अधिकता पाई गई। लॉस एंजल्स स्मॉग है वो ऑक्सीकारक प्रकृति का और नाइट्रोजन युक्त गैस या कण इसमें अधिकता पाई गई थी। तो हमारे इसमें असत्य पूछा है तो बी और सी असत्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से असत्य कथन है। प्रकाश, ताप व वायु अजैविक घटक के उदाहरण हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कवक के जीवाणु अपघटक का कार्य करते हैं। ऊर्जा का 10% नियम यानी दशांक नियम, जो मैंने आपको पहले भी टेस्टों में बताया था कि लिंडेमान का नियम कौन सा होता है, किस प्रकार का कार्य करता है। उपभोक्ता सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। असत्य कथन हमें चुनना है। इस क्वेश्चन में अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। जैविक व अजैविक इन दोनों घटकों से मिलकर बनता है। दूसरा जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं ये होते हैं, इन घटकों का भाग हो गया जैसे उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, इसके साथ साथ ही कौन अपघटक हो गए, अपघटक। ये कौन से होते हैं? जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं, अपघटक हो गए। और इसके साथ आप परजीवी मान लीजिए, परजीवी। तो ये सारे होते हैं जैविक घटक। अजैविक घटक कौन से होते हैं? अजैविक घटक होते हैं प्रकाश, ताप, मृदा, वायु, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं अजैविक घटक। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र में कवक के जीवाणु अपघटक का कार्य करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया, कवक, यही सब तो होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है उपभोक्ता सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नहीं, उपभोक्ता होता है वो उत्पादक पर निर्भर करता है। जैविक घटक के अंदर, ये मैंने बताया ना था, जैविक घटक में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। तो जो जैविक घटक में जो उपभोक्ता होते हैं वो इसमें जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें उत्पादकों पर निर्भर करते हैं भोजन और ऊर्जा के लिए। तो ये आपका जो ऑप्शन फोर्थ है ये असंगत या फिर असत्य दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में द्विमीमीय यानी 2D रूप में बनाई गई प्रथम धातु है। ग्रेफिन, फुलरिन, गैलिनिन और गोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है थर्ड। जो 2D रूप में बनाएगी जो प्रथम धातु है वो कौन सी है? गैलिनिन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो 2D नैनो पदार्थ होते हैं, 2D नैनो पदार्थ यानी कि वो पदार्थ जिनकी विमाएं होती है वो नैनो स्तर पे होती है, उनकी विमाएं होती है वो किसकी होती है? नैनो स्तर की होती है। यानी कि अगर देखें जनरली ये जो प्लेट या चादर के आकार में होती है, प्लेट व चादर के आकार में होते हैं, चादर के आकार में। जैसे इसके उदाहरण अपन ग्रेफिन, एक ही गैलिनिन हो ही गया, गैलिनिन, ग्रेफिन, गैलिनिन, और इसका नैनो लेयर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब हमसे इसने पूछा था कि प्रथम धातु, तो प्रथम तो गैलिनिन है। वैसे ग्रेफिन भी 2D रूप में बनाई गई धातु है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन थर्ड की हमें प्रथम पूछा है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। क्लोनिंग में सहायक डीएनए लाइगेज एंजाइम का कार्य है। यह डीएनए का गुणनन करता है, डीएनए की प्रतिकृति करता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है और उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। जो क्लोनिंग में सहायक डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो एंजाइम वाहक डीएनए के जो वांछित खंड होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। इस क्वेश्चन में फिर हमें दो चीजें याद रखनी है। दो कौन कौन सी? पहला तो ये कि क्लोनिंग में सहायक डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो जो वाहक डीएनए होता है, वाहक डीएनए और प्लस वांछित डीएनए खंडों को, इन खंडों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा ये कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज है वो हरगोविंद खुराना जी ने की थी, हरगोविंद खुराना जी ने। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान के संदर्भ में असुमेलित है। इस साइड अब उपग्रह दे रखे हैं और इस साइड इनका प्रक्षेपण दे रखा है। हमें बताना है कि कौन सा इसमें असुमेलित दे रखा है। इसमें सबसे पहला फर्स्ट दे रखा है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये कब? ये 19 अप्रैल 1975 में रूस का रॉकेट था। रूस का जो कॉस्मोस 3 रॉकेट था उसके द्वारा है पहला उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह है ये प्रेक्षित किया गया था।
भारत का प्रथम प्रथम। ये चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक साइड इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो आपको याद रखना है आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था, जो कि आपका कब 19 अप्रैल 1975 को रूस के जो रॉकेट था कोसमोस 3 उसके द्वारा प्रेक्षित किया गया। तो ये तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट है ये कब 22 अक्टूबर 2008 में 2008 में PSLV C11 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण है वो किया गया था। तो इसके लिए हमें ये याद होना चाहिए। ये अगर हम बात कर ले इस ये जो मैंने आपको अच्छे से जो हमारा चंद्रयान 3 था उसके लिए मैंने चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास लगाई थी कि आपके चंद्रयान से चाहे आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड कौन सा भी हो कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट था ये ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि इसमें सिर्फ ऑर्बिटर है वो भेजा गया था। तो अब इसकी बात करें तो जो चंद्रयान फर्स्ट है इसका संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन जो जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता का पता है वो किसने, चंद्रयान प्रथम ने लगाया था। इसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था, सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा से। याद रखना है चंद्रयान प्रथम है ये एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऑर्बिटर मिशन था। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि आपका MOM या फिर मंगलयान मिशन, मंगलयान मिशन ये आपका PSLV C25 रॉकेट के द्वारा है, इसका सफल परीक्षण किया गया था। कब, नवंबर 2013 में। नवंबर 2013 में इसरो के द्वारा PSLV C25 रॉकेट के माध्यम से मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मोम यानी मंगल मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। जो आपका मंगलयान मिशन था इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मंगलयान पर लगे उपकरण थे, उपकरण यानी पेलोड कि इसमें 5 लगे हुए थे, तो उन 5 में क्या क्या इनका काम था। तो मैं एक बार वो आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। पहले भी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन लाया था और 5 के बारे में बताया था, एक बार वापस मैं रिकॉल करवा देती हूँ। पहला इस पे मार्स कलर कैमरा लगा था, मार्स कलर कैमरा। ये क्या है, ये मंगल ग्रह की जो सतलाकृति है उसके अध्ययन के लिए, मंगल ग्रह की सतलाकृति के अध्ययन के लिए। दूसरा इस पर लगा था TIIS यानी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये लगा हुआ था आपके। अगला है LAP यानी लेमेन अल्फा फोटोमीटर, लेमेन अल्फा फोटोमीटर। ये मंगलयान पर पानी के समाप्त होने के समय के लिए, पानी के समाप्त होने के समय का पता लगाने के लिए लगा था। कौन सा, लेमन अल्फा फोटोमीटर। अगला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो लगा था मार्स एक्सोस्फीयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, मार्स एक्सोस्फीयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। इसका यूज है वो मंगल का जो वही वायुमंडल था उसमें जो निष्क्रिय घटक थे, उसमें जो निष्क्रिय घटक थे उन घटकों का अध्ययन करने के लिए इसको लगाया गया था। और इसमें जो 5वां था वो था MSM यानी मीथेन सेंसर फॉर मार्स। मंगल ग्रह पर जो मीथेन गैस थी उसकी उपस्थिति, मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ये लगाया गया था। तो ये 5 काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होने चाहिए कि जो हमारा मंगलयान था उस पर लगे जो पेलोड थे वो कौन कौन से थे। मार्स कलर कैमरा, आपका थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, लेमन अल्फा फोटोमीटर, मार्स एक्सोस्फीयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और मीथेन सेंसर फॉर मार्स। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला जो हमारा है चंद्रयान 2, तो इसको PSLV M के 3rd रॉकेट के द्वारा प्रेक्षित किया गया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd जो कि असुमेलित है। क्यों, क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 2 है ये 22 जुलाई 2019 को प्रेक्षित किया गया था। किससे, ये GSLV M के 3rd
MK थर्ड या मार्क थर्ड बोलते हैं, उसके द्वारा प्रेक्षित किया गया था। इसके बारे में देखें तो ये हमारा जो चंद्रयान 2 है वो थोड़ा असफल हुआ, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव पर जब सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था तो उससे 2 किलोमीटर पहले है ये स्पीड बढ़ने की वजह से क्रैश हो गया था। अगर चंद्रयान 2 के बारे में आपसे और क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 2 है उसके डायरेक्टर कौन थे, निदेशक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके निदेशक एम वनिता थी। कौन थी? एम वनिता थी। इसके साथ ही जो हमारा चंद्रयान 2 था ये ऑर्बिटर प्लस आपका लैंडर और प्लस आपका रोवर ये मिशन था। ऑर्बिटर था, लैंडर है, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान का मतलब विजडम, बुद्धि, विजडम। ठीक है, तो ये था। और इसके अलावा इसके अंदर आप याद करना चाहें तो ये है आपके 3850 किलोग्राम का आपका मिशन था। और इसके अलावा एक अंदर अगर आपसे पूछ ले कि इसकी लागत कितनी थी, तो लागत इसकी है वो 978 करोड़ थी। कहीं पर इसकी 960 भी बताई जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके डायरेक्टर कौन थे? एम वनिता। ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान था, 3850 किलोग्राम का था। ये सारी चीजें किसके बारे में? चंद्रयान 2 के बारे में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इजराइल का आयरन डोम के संदर्भ में सही कथन है? इसमें रॉकेटों को हवा में ही ध्वस्त करने की क्षमता होती है। यह रडार, इंटरसेप्टर और मिसाइल के बीच तालमेल में काम करती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में लंबी दूरी के इजरायली शॉर्ट फेस रडार लगे हुए हैं और उपरोक्त सभी। तो इसके कथनों की बात करें तो इसमें सारे के सारे सही दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आपका 4th है। अगर इजराइल के आयरन डोम की बात करें तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें जो रॉकेट होते हैं उन रॉकेटों को हवा में ही ध्वस्त किया जाता है, ध्वस्त करने की क्षमता होती है। आयरन डोम है ये रडार, इंटरसेप्टर और मिसाइल के बीच अच्छा तालमेल का काम करती है। इसके अंदर और क्या होता है, जिस शहर में यानी जिस शहर को है वो मिसाइल रोधी बनाना होता है, उसके आसपास के एरिया में मिसाइल रोधी सिस्टम है वो लगाया जाता है। मिसाइल रोधी सिस्टम उस शहर के आसपास है वो लगाया जाता है। उसमें कई रडार और इसमें इंटरसेप्टर है वो लगाई होती हैं। तो उसमें कई रडार और इंटरसेप्टर लगाए जाते हैं और उस शहर के आसपास का क्षेत्र है उसे मिसाइल रोधी सिस्टम से लगाया जाता है। अगर बात करें कि एयर डिफेंस सिस्टम में लंबी दूरी के इजरायली शॉर्ट फेस रडार लगे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लगभग 800 किलोमीटर से जो दूर से जो मिसाइल आ रही है उसको भी खोज सकते हैं ये वाले शॉर्ट फेस रडार। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है 4th। हो सकता है आपको इजराइल के आयरन डोम के बारे में ऐसा कुछ पूछे, तो मैंने आपको सारे के सारे की पॉइंट इसके नोट डाउन करवा दिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन, कोबाल, पास्कल और मशीनी भाषा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1st है पाइथन। पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि अगर हम बात करें तो ये जो हमारी वर्तमान में चल रही जो 5वीं पीढ़ी है, यानी जो 5वीं पीढ़ी माने 1989 से अब तक जो चल रही है अब तक, इसमें इस पीढ़ी में यूज होने वाली भाषा कौन सी है? पाइथन। तो आधुनिक कंप्यूटर पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पाइथन है। उच्च स्तरीय भाषा है जो कि 5वीं पीढ़ी में पूछे। 5वीं पीढ़ी कब से? 1989 से अब तक। और जो ये पाइथन भाषा है इसका यूज है वो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो कंप्यूटर है उनको या फिर मशीन है उनको तैयार करने में इस भाषा का यूज है वो किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 1st। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें सूची 1st दे रखी है और इसमें सूची 2nd दे रखी है। सूची 1st में है वो क्या दे रखे हैं? हार्मोन्स दे रखे हैं और इस साइड हमें बता रखा है कि कौन से स्थिति होती है उस टाइम में ये हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। तो इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 हार्मोन का तो बिल्कुल अच्छे से, एड्रेनल होता है जब क्रोध, भय, खतरा, तो ये हमें ए में 1st आएगा।
और इंसुलिन है ये ग्लूकोज, तो सी में फोर्थ आएगा। तो इसमें हमें ए में फर्स्ट है वो 2 में दे रखा है, बी और सी में फोर्थ है वो ए और सी में दे रखा है। तो यानी हमारा ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ए में आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बी में आपका एस्ट्रोजन है, ये महिलाओं में होता है, इंसुलिन ग्लूकोज में, और फेरोमेना गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े। इस प्रकार क्वेश्चन है वो काफी बार पूछ लिए जाते हैं। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, क्या है वो करती है, ग्लेस एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मेथेनॉल और स्टीयरिक अम्ल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान के प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है, कॉर्निया, रेटिना, लेंस और आइरिस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। जब आंखों यानी नेत्रदान किया जाता है तो उसमें कौन सा भाग आंख का यूज किया जाता है, हमारे कॉर्निया का, यानी नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। तो अगर कभी हम सुनते हैं ना कि उसने नेत्रदान किया है तो उसने कॉर्निया का दान किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की है, जमशेदपुर झारखंड में, इम्फाल मणिपुर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, रियासी जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई है उन्होंने रियासी जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की है और उन्होंने अनुमान लगाया है कि इसमें जो अनुमानित रूप से इसमें 5.9 मिलियन टन का इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे जो लिथियम है वो 5.9 मिलियन टन तक उपलब्ध होंगे या फिर इसके भंडार है यहाँ पे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, राउरकेला उड़ीसा, वानखेड़े महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, तिरुवनंतपुरम केरल। सभी को पता है राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, राउरकेला उड़ीसा में। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, आईपीएल, वुमेन्स आईपीएल, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो मुंबई इंडियंस है उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को कितने 7 विकेट से हराया था, 7 विकेट से हराकर जो इस आईपीएल का यानी पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब है वो अपने नाम में कर लिया। किसने, मुंबई इंडियंस ने। किसको हराया, दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कठुआ जम्मू कश्मीर, उदयपुर राजस्थान और खजुराहो मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी, कठुआ जम्मू कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बसोली पेंटिंग को जीआई टैग है वो दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलिनेक्स 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया गया है, जापान, इजराइल, श्रीलंका और फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका बीच सेलिनेक्स 2023 जो नौसेना का अभ्यास है वो किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इस साइड है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और इस साइड इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन है। तो इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला इन्होंने दे रखा है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय और अधिवक। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसे हमें थोड़े से अच्छे से करना होता है कि हमें देखना होता है कि इन चारों में से हमें सबसे ज़्यादा है वो अच्छे से कौन सा आता है। बिल्कुल वहाँ कन्फर्म होता है कि हमें ये आता ही है। तो सबसे पहले देखिए हमें कि प्रोजेस्टेरोन का हमें पता है कि महिलाओं में होता है। तो जनन ग्रंथि है ये इससे स्रावित होगा। तो इसमें ए में तो 2 आ जाएगा, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। दूसरा कि जो अग्नाशय ग्रंथि उसके द्वारा इंसुलिन,
तो सी में फर्स्ट आएगा। ये दो हमें कन्फर्म पता है। तो ए में टू है, दो में है, तो बी और ए तो होएगा नहीं। सी में फर्स्ट आना चाहिए, सी में फर्स्ट है, ये ओनली सी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डी बी। तो इस प्रकार हमें एलिमिनेट करना है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कई बार। तो ये क्वेश्चंस का एक फायदा ये होता है कि अगर हमें एक भी आता है ना तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। और कई बार किस्मत की बात होती है, जब दो भी आते होते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सही नहीं होता। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये वर्दी हार्मोन स्त्रावित करती हैं, और अधिवक ग्रंथि है वो कार्टिसोन हार्मोन है वो स्त्रावित करती हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रहण करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो डीएनए की कौन सी विशेषता है? वो है दो रज्जुकों की पूरकता। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, तारक केंद्र और लाइसोसोम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें भी डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकण प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, गोल्जी तंत्र और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। राइट आंसर ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है। ये कोशिकण प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान, इजराइल, जापान, यूएसए। राइट आंसर ऑप्शन बी इजराइल। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रत्नाकर पटनायक, संजय पांडे, विजय चौहान और अजय बंगा। आपको पता हो ये क्वेश्चन आपके ईओआरओ के एग्जाम में आया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैस के गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैस या बादल में कोर का निर्माण होता है। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही खगोलीय ग्रहाणु कहलाती है। तो हमें इसमें क्या बताना है? सत्य कथन है वो बताना है, कौन से सही है और कौन से गलत। तो इसमें जो कथन दोनों के दोनों सही दे रखे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा है वो अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु रेशा पैदा करता है? कोशित, पूर्णकीट, डिंबक और कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेशम कीट है वो रेशम का उत्पादन है वो मुख्यतः जो कोशित अवस्था होती है, कोशित यानी पुप्पावस्था, इस जो कोशित अवस्था होती है इसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो रेशम का कीड़ा है अपने जीवन चक्र के कोशित यानी जो वाणिज्यिक तंतु रेशा पैदा करते हैं कोशित अवस्था में करते हैं, पुप्पा अवस्था में करते हैं। और जो कपड़े का उत्पादन में इसका यूज है वो किया जाता है, किसमें? कपड़े के उत्पादन में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण होता है। थकान के अनुभव किससे होती है? ये होती है हमारे लैक्टिक अम्ल बनता है उससे। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत, और ग्लूकोज का अवक्षेप और लैक्टिक एसिड का संचय। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। लैक्टिक एसिड का संचय से हमारे थकान की कमी है वो अनुभव होने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जेल जीवाणुओं को नष्ट करती है, कीटाणुओं और बीजाणुओं को नष्ट करती है, नमी सोख लेती है और बोतल में उपस्थित सभी गैसों को सोखती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो सिलिका जेल होती है वो नमी सोख लेती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपभोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने की प्रकृति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से,
उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगों का उपभोग तथा अनुपयोग किए जाने से सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है। यानी हम जिन अंगों का यूज नहीं करेंगे तो काफी साल, हजारों साल बाद वो लोप उनका हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो वह तथ्य क्या कहलाता है? बहुगुणिता, बहुप्रभाविता, असंग जनन और बहुपठता। तो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, बहुप्रभाविता। जब एक जीन है वो दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो उस चीज को बहुप्रभाविता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या है वो कितनी है? 2226, 3167, 3140 और 2967। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3167 है वो हमारे भारत में बाघों की संख्या है। कितनी है? 3167। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? कौन सा कोप इंडिया? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और डेनमार्क। राइट आंसर ऑप्शन ए, कोप इंडिया अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सिप्री द्वारा अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय के मामले में यानी खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व में चौथा स्थान है वो सैन्य खर्च के मामले में रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट के संबंध में कौन सा तथ्य है वो गलत है? शिवालिक लैंडस्केप में बाघों की संख्या 804 हो गई है। मध्य भारतीय लैंडस्केप में बाघों की संख्या 1161 हो गई है। पूर्वोत्तर लैंडस्केप में बाघों की संख्या 259 हो गई है और सुंदरवन लैंडस्केप में बाघों की संख्या 100 हो गई है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, जो कि इन्होंने गलत दे रखा है। बाकी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में रोग दे रखे हैं और सूची सेकंड में है उसके रोग के प्रकार दे रखे हैं। तो हमें इनमें बताना है कि कौन सा सुमेलित दिया हुआ है। हीमोफोलिया, हीन ताजन्य रोग, डायबिटीज, आनुवांशिक रोग, रिकेट्स, हार्मोन की गड़बड़ी से और रिंगवर्म कवक संक्रमण। तो हमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। रिकेट्स होता है, ये आपको पता है कि जब हड्डियों का रोग होता है यानी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। ये मैंने आपको 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैंने अपनी तरफ से 100% आपको अच्छे से इजी वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।